हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 से चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। इन प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव डन अबाउट मोशन एंड रेस्ट पोजीशंस क्या होती हैं फॉर ऑब्जेक्ट्स के लिए रेस्ट एंड मोशन जैसी जो फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में किस तरीके से मूव करता है और वो रेस्ट में किस पोजीशन पे आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्क एंड एनर्जी कि जब भी कोई फोर्स लगता है, फोर्सेस एंड मोशन तो हम रीड कर चुके हैं, बट जब भी कोई फोर्स लगता है तो वहां कोई वर्क होता है, कोई एनर्जी स्पेंड होती है या नहीं होती है, इन सब चीजों के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कोई ना कोई एक्टिविटीज करते रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटीज अपने फूड के लिए, बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड फॉर लाइफ प्रोसेस। अपने लाइफ की प्रोसेस के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए यहाँ से वहां प्लेस टू प्लेस क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इस चैप्टर के अंदर वो है वर्क। जो वर्क होता है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर या फिर डे टू डे लाइफ के अंदर। जो डे टू डे लाइफ के अंदर वर्क का मीनिंग होता है वो बहुत डिफरेंट होता है हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज से। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या मीनिंग है उस चीज का और डे टू डे लाइफ में क्या मीनिंग है उस चीज को लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है? जैसे हम डे टू डे लाइफ के अंदर अपनी जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं उन एक्टिविटीज का इफेक्ट जो होता है, क्या वहां वर्क इज डन होगा या वर्क इज नॉट डन होगा, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है वो क्या है कि जो वर्किंग हार्ड होता है, बोलते हैं ना जनरली कि हार्ड वर्क करना है, उस चीज के लिए हार्ड वर्क करना है, इस चीज के लिए स्टडी के लिए हार्ड वर्क करना है, तो क्या वो भी साइंटिफिक मैनर के अंदर वर्क की टर्म में काउंट होगा? ऑब्वियसली नॉट। देखो एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। कोई भी एक लड़की है, कोई भी एक गर्ल है, वो बहुत हार्ड वर्क करती है अपनी स्टडी के लिए, अपने नोट्स बनाती है, क्लासेस अटेंड करती है, टेस्ट देती है, ग्रुप डिस्कशन करती है अपने फ्रेंड्स के साथ, सारी चीजें वो क्या करती है, एक अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, टॉप करने के लिए वो वहां पे अपना पूरा हार्ड वर्क दिखाती है। बट द डेफिनेशन ऑफ वर्क इज टोटल डिफरेंट इन साइंटिफिक लैंग्वेज। बट जो हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज होती है उसके अंदर इस वर्क की जो डेफिनेशन होती है वो टोटल डिफरेंट होती है। अब वो डिफरेंट किस तरीके से होती है? देखो, मान लिया किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने पुश किया, लाइक ए ह्यूज रॉक, किसी भी रॉक को हमने जब पुश करना शुरू किया तो वहां पे क्या होता है, वर्किंग हार्ड करते हैं हमने क्या देखा कि हमने बहुत सारा हार्ड वर्क किया जब हमने किसी एक ह्यूज रॉक यानी कि बहुत बड़ी चट्टान को पुश करना शुरू किया, लेकिन जो उसका प्लेस है वो वहां से चेंज नहीं हो पाया, यानी कि उसने कुछ भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, लेकिन आप क्या हो गए, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए। अब जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो वहां हमारी एनर्जी तो लगी है, लेकिन क्या एक्चुअल में वहां वर्क हुआ है? वर्क इज नॉट डन। वहां पे कोई भी वर्क नहीं हुआ, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डन। वहां कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। आपने अपनी पूरी एनर्जी तो उसमें लगा दी रॉक को पुश करने के लिए, बट रॉक ने अपना प्लेस मूव नहीं किया, अपने उस प्लेस से मूव करना शुरू नहीं किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क इज नॉट डन। ऐसे ही अगर हम कोई एक्टिविटी अपने फूड के लिए करते हैं, किसी और चीज के लिए करते हैं, सिंगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज वर्क के अंदर आती है। अब सेकंड एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? यू स्टैंड स्टिल फॉर ए फ्यू मिनट्स विद ए हैवी लॉड ऑन योर हेड। आप कुछ देर के लिए क्या हो जाएं, खड़े हो जाएं अपने सिर पे बहुत हैवी लॉड लेके। यू गेट टायर्ड, आप थक जाएंगे। यू हैव एक्सर्टेड योर सेल्फ एंड हैव स्पेंड क्वाइट ए बिट ऑफ योर एनर्जी। आप बहुत सारी एनर्जी वहां स्पेंड कर चुके हैं
आर यू डूइंग वर्क ऑन द लॉर्ड, क्या आपने वहां कोई वर्क किया है? द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इन साइंस, वर्क इज नॉट डन। इन साइंटिफिक लैंग्वेज वर्क इज नॉट डन, वहां कोई वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू क्लाइंब अप द स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस दैट रीच द सेकंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। आप क्या करते हैं? सीढ़ियां चलना शुरू करते हैं एट फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। You may even climb up a tree. If we apply the scientific definition, these activities involve a lot of work. ये एक्टिविटी क्या करती है? क्योंकि आपने क्या किया? मूव करना शुरू किया। जब आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया तो वो हमारा क्या होगा? वर्क होगा। सो डे टू डे लाइफ के अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज तो ऐसी करते हैं जो दिखने के लिए हमारे लिए बहुत हार्ड वर्किंग है कि हमने वर्क किया है, बट साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर उनका मीनिंग कुछ और होता है। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं साइंस लैंग्वेज के अंदर जो वर्क होता है वो किस तरीके से होता है। मान लिया हमने किसी बुक को या किसी टेबल को, पहले ले लेते हैं किसी टेबल को पुश करना शुरू किया। अगर उसने अपना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, यानी कि जिस प्लेस पे वो थी वहां से वो खिसकना शुरू किया, यानी एक गर्ल पुश ट्रॉली, एक गर्ल जो है जो पुश ट्रॉली, किसी ट्रॉली को पुश करती है और उसने अपना प्लेस वहां से चेंज किया, लिटरली किया है, तो वहां क्या हो जाएगा? वर्क इज डन। अब हम किसी बुक को क्या करते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो उसने अपना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, चाहे वो अपवर्ड किया है चाहे वो डाउनवर्ड किया, तो वहां भी क्या हो जाएगा? वर्क इज डन। तो वर्क डन करने के लिए, यानी कि वर्क जब डन होगा साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर, इन साइंटिफिक, तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, और वो कुछ डिस्टेंस, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वहां वर्क इज डन, यानी कि वर्क क्या होता है? वहीं पे होता है। अब उसके लिए दो कंडीशंस कौन सी होती हैं? द फोर्स शुड बी ऑब्जेक्ट, जो फोर्स हम लगाते हैं, मान लिया इस किसी भी चीज ने इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया, तो जो ये फोर्स होता है शुड बी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि ये कि एयर ने उस चीज के ऊपर फोर्स लगा दिया। सो फोर्स शुड बी ऑब्जेक्ट, तो जिस चीज ने उसके ऊपर फोर्स लगाया वो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। Force should be object. And second, object should be displaced, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर तुमने फोर्स लगाया है, अगर वो डिस्प्लेस्ड होगा, अपने प्लेस से थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर करेगा, तभी वहां वर्क होगा, वही काउंट होगा हमारी वर्क की डेफिनेशंस के अंदर। अंडरस्टूड। तो वर्क हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस्ड, कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो अपने प्लेस से थोड़ा क्या होना चाहिए? मूव करना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा? वर्क करेगा। तो जिस ऑब्जेक्ट से तुम, जिस चीज से तुम फोर्स लगाते हो वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। जब साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर तुम किसी भी चीज को वर्क में काउंट करोगे तो वहां पे जो फोर्स लगाती है जो चीज, वो ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होना चाहिए आफ्टर फोर्स। जब हमने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया है तो वो वहां से डिस्प्लेस होना चाहिए अपने प्लेस से, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वहां से वो डिस्प्लेस करना चाहिए, थोड़ा बहुत मूव करना चाहिए, वही जो सिचुएशन होगी काउंट होगी वर्क के अंदर। तो वर्क की कोई परमानेंट ऐसी कोई लैंग्वेज, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बस वर्क के अंदर दो कंडीशंस होती हैं। वर्क मैंने बोला कि डे टू डे लाइफ के अंदर एक्टिविटीज तो बहुत सारी हैं जो वर्क के अंदर काउंट होती हैं, बट जो साइंटिफिक मैनर होता है उसके अंदर वही चीजें वर्क के अंदर काउंट होंगी जब हमारा फोर्स लगाने वाली जो चीज है वो ऑब्जेक्ट हो। फोर्स शुड बी ऑब्जेक्ट, जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन इज ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस करना चाहिए, अपने प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करना चाहिए, तो वहां क्या होगा? वर्क इज डन।
तो ऐसे आप जनरली एग्जांपल दे सकते हो कोई भी अपनी लाइफ के अंदर जिसमें तुमने मूव किया है किसी भी चीज को लेके। लेकिन जब तुम किसी वेट को लेके इंस्टेंट एक जगह पे स्टैंड खड़े हो, कांस्टेंट खड़े हो, चाहे तुम टायर्ड भी हो जाओ, लेकिन वहां क्या नहीं होगा, वर्क नहीं होगा। अंडरस्टूड? ये थी हमारी सिंपल वर्क की लैंग्वेज। अब बात करते हैं वर्क 3 टाइप्स का होता है, कौन सा? वर्क इज डिनोटेड बाय W एंड वर्क इज इन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसकी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वही मैंने आपको बताया कि जो वर्क होगा वो तब काउंट होगा जब किसी ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया है और उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है, यानी कि अपने आप को अपनी पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे ले आए। तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो W इज इक्वल्स टू F(S). ये हमारी वर्क की डेफिनेशन बनती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। टाइप्स, फोर्स के अंदर टाइप्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क, एंड सेकेंड इज नेगेटिव वर्क, थर्ड इज जीरो वर्क। What do you mean by positive work? Positive work is said to be done when the force is force किस डायरेक्शन में? Force is same in the direction, जो हमारी डायरेक्शन है उस ऑब्जेक्ट की, उसी डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो वो क्या होगा? हमारा पॉजिटिव वर्क डन होगा। यानी कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब इसको इसी डायरेक्शन में जाना है, या फिर तुम लेके चलो किसी टेबल पे कोई बुक रखी है, जो टेबल है उसका जो फोर्स है वो अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन उसके ऊपर जो बुक रखी है वो भी उस पर फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब हमें जाना भी डाउनवर्ड में है और हमारे ऊपर जो फोर्स लगता है वो भी डाउनवर्ड में लगता है, तो सेम डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा? पॉजिटिव वर्क, यानी कि पॉजिटिव वर्क। कब? जब जो एक इसकी ग्राफिकल मेथड से देख लेते हैं। दिस वन इज फोर्स एंड दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट। ले लिया? इन दोनों के बीच को जो एंगल कवर करता है उसको बोलते हैं थीटा। जब थीटा क्या होगा? जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, when angle between force and displacement is acute angle, mean to say less than 90 degree। जब कोई भी एंगल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जब एंगल एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री होगा तो वहां वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा पॉजिटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की। When force and directions are opposite, जब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं बट वो उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डायरेक्शन नहीं होती। मान लिया तुम जैसे इंक्लाइंड प्लेन होता है, यानी कि जब तुम किसी ब्रिज पे कोई गाड़ी चढ़ाते हो, गाड़ी किसी ब्रिज पे लेके जाते हो, इसकी डायरेक्शन जो है वो ये वाली है, डाउनवर्ड है, बट हमें जाना कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। ब्रिज की जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, जब हम उसके ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे तो वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन होगी। एंड व्हेन थीटा इज थीटा बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, जब जो थीटा होता है वो 90 और 180 डिग्री के बीच में होता है, 90 और 180 डिग्री के बीच में होता है, तो वहां क्या होगा? नेगेटिव वर्क डन होगा। व्हेन फोर्स एंड डायरेक्शंस आर अपोजिट, कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं वो चीज और जो डायरेक्शन होती है वो चीज दोनों अपोजिट है, तो वहां होगा नेगेटिव वर्क डन। सिंपल लैंग्वेज। एंड थर्ड इज जीरो वर्क डन। व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, जब क्या होगा?
90 डिग्री का होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो जाएगा, सो वर्क बिकम्स जीरो। तो वहां जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये थे हमारे जो 3 टाइप्स होते हैं वर्क के। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है वो होता है कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ, और जो थीटा हमने लिया है, जो एंगल हमने एफ और एस के बीच में लिया है, उसको बोलेंगे एफ इंटू एस कॉस थीटा। क्या लेंगे, कॉस थीटा। तो यहां बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। जब हमारी वैल्यू 90 से लेस देन हम यहां पुट करेंगे तो ये बनेगा पॉजिटिव वर्क डन, एंड जब 90 डिग्री बिटवीन 180 डिग्री करेंगे तो नेगेटिव वर्क डन, और जब 90 डिग्री cos 90 इज जीरो, सो जीरो वर्क डन। तो ये हमारा बन जाएगा वर्क डन के टाइप्स। अब बात करते हैं एनर्जी के बारे में। Energy. What do you mean by energy? Various types of energy. जो एनर्जी होती है बहुत टाइप की होती है। किस तरीके से, सिंपल देख लेते हैं। जैसे ही हम कोई भी वर्क करते हैं, जो फूड होता है वो किस वजह से गेन करते हैं, ताकि जितने भी हमारी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज होती हैं वो करने के हम कैपेबल हो सके। कोई भी जो वर्क है हमारा उसको करने के कैपेबल यानी कि कैपेसिटी आ सके। तो यहाँ क्या बन जाए, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी काम करने की जो कैपेसिटी की नीड हमारी बॉडी को होती है लाइफ में सरवाइव करने के लिए, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। वो क्या होती है, एनर्जी होती है। तो एनर्जी की सिंपल देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन जो सिंपल डेफिनेशन होती है उसी से सारे एग्जांपल कवर हो जाएंगे कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कोई काम करने की जितनी कैपेसिटी आपके पास है वही आपकी एनर्जी। अंडरस्टूड। और एक और क्वेश्चन रह गया, जो वर्क की यूनिट होती है वो जूल होती है। वर्क की जो एसआई यूनिट होती है जूल, एंड JOULE, जूल, एंड सिंबल इज कैपिटल J। सो एनर्जी की तुम क्या लिखोगे, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी हो जाएगी। अब एनर्जी भी वेरियस टाइप्स की होती है, लेकिन जो हमारी इस 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी भी 2 चीजों के पार्टीशन से मिलकर बनी है। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि दोनों किस तरीके से प्रूफ होती है, दोनों का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसी से इनकी डेफिनेशन का पता चलेगा। तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जीज। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। First is kinetic energy. Kinetic energy. What do you mean by kinetic energy? Kinetic energy of a body moving. जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो वो डिपेंड करती है उसकी वेलोसिटी, उसके मास के ऊपर। यानी कि बॉडी का जितना भी वेट होगा वो उसी वजह से
कितना मूव करती है। अगर लो वेट यानी कि बिल्कुल लोअर वेट की है, लाइटर वेट की कोई बॉडी है, तो उसकी मूवमेंट यानी कि वेलोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन जो हैवियर वेट की होती है उसको मूव कराने के लिए भी हमें डबल फोर्स की नीड होती है। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद ए सर्टेन वेलोसिटी, जो एक प्रॉपर वेलोसिटी के साथ मूव करती है, इज इक्वल टू द वर्क डन, उसके वर्क डन के ऑन इट टू मेक इट एक्वायर द वेलोसिटी। यानी कि जब कोई बॉडी मूव करती है, जितना उसका मास होता है उतनी ही उसको किसकी वेलोसिटी की नीड होती है। सो डिपेंड ऑन मास, किसी बॉडी को मूव करने के लिए उसकी जो वेलोसिटी होती है डिपेंड ऑन मास। किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग with a certain velocity मूविंग विद ए सर्टेन वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है इज इक्वल टू द वर्क डन, इज इक्वल टू द वर्क डन। कौन सा वर्क डन? रिक्वायर्ड फॉर मूविंग वेलोसिटी, रिक्वायर्ड फॉर वेलोसिटी, उस वेलोसिटी के को चलाने के लिए, मूव करने के लिए उस वेलोसिटी से जितने वर्क डन की नीड होती है, तो वो हमारा बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब इसका एक एग्जांपल लेके इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। जब भी कोई बॉडी होती है, मान लिया एक बॉडी ली हमने कोई भी, उसका मास हमने m मेजर कर लिया, मास इज m। जब बॉडी मूव करना शुरू करेगी तो उसकी जो पोजीशन होती है वो होती है इनिशियल। इनिशियल यानी कि इनिशियल को हम लेते आए हैं हर बार u से। लेकिन जब कोई बॉडी डिस्प्लेस होगी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगी, तो उसकी जो वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे वो इनिशियल टू फाइनल हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या ले लिया? v ले लिया। फाइनल वेलोसिटी इज v बन जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल इज v एंड मास इज m। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास m है, जब उसने चलना शुरू किया तो इनिशियल पॉइंट इज 0 एंड फाइनल पॉइंट इज v। तो हमें फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी। अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी है चैप्टर नंबर 9 के अंदर। इक्वेशंस ऑफ मोशंस यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव की थी। अब वो क्या थी, इसको रब करके ऊपर कर लेते हैं। यहां मास हमारा कितना है? m। इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल इज v। फाइनल इज v, ये ले लिया हम। According to third equation of motion, इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन प्रूव की थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू s, और जो 2a है वो इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएंगे तो वो कहाँ आ जाएगा? सॉरी, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है s की। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि जो s की वैल्यू की नीड हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी किसकी वैल्यू है? वर्क डन की। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जो वर्क डन किया उसकी वेलोसिटीज के अंदर। अब देखो, जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं।
अब देखो, अब बात करते हैं W इज इक्वल्स टू, जो फोर्स होता है हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो फोर्स की जगह क्या पुट कर दो, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एस की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ये आ गया हमारा W की वैल्यू। हमने क्या किया, शुरू में कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रूव की थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहां से हमने s की वैल्यू फाइंड आउट की। हमारी जो वर्क की इक्वेशन है वो है W इज इक्वल्स टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ जो F की वैल्यू है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर क्या थी, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ F की जगह हमने पुट किया मास इनटू एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको तुम इक्वेशन फर्स्ट ले लो एंड पुट इन इक्वेशन सेकेंड। हमने जो S की वैल्यू है इक्वेशन सेकेंड के अंदर पुट की है। अब यहां से m से m मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल आउट, तो यहाँ हमारा बचा m, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इतना बच गया। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है उसकी जो इनिशियल पोजीशन होती है वहां इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो हम u की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। यहाँ तुम साइड में लिख लेना कि u इज इक्वल टू 0 बिकॉज u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल पॉइंट जो बिगिनिंग पॉइंट होता है वो हमारा ऑलवेज 0 रहता है। तो w इक्वल टू m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सॉरी, u की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0 का स्क्वायर। तो हमारी जो वैल्यू बनेगी m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m v स्क्वायर, ये हमारा प्रूव हो जाता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ हमारा क्या बन गया, हाफ mv स्क्वायर। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको गिवन है जहां मास और वेलोसिटी की वैल्यू गिवन होगी, हमें फाइंड आउट करनी होगी काइनेटिक एनर्जी। बहुत बार काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन होगी, हमें फाइंड आउट करना होगा मास एंड वेलोसिटी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड, यानी कि कितने उस बंदे के अंदर कैपेसिटी आ गई, एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मान लिया किसी चीज को तुमने थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में गया तो उसने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स लगाया है वो क्या बन जाएगा, यानी उसके पास इतनी एनर्जी है, उसका इतना पोटेंशियल है, उसके पास एनर्जी स्टोर्ड है जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में लगाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट क्या लगाता है, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वही सेम बात, वर्क डन हमारा क्या बन जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या बन जाएगी, पोजेस एनर्जी स्टोर्ड एंड पोजीशन एंड सेंट्रीफ्यूगल। वो पोजीशन चेंज करता है और सेंट्रीफ्यूगल होता है। पोजेस्ड एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर, क्या बन जाएगा, एनर्जी स्टोर। सेम इक्वेशन से वो सोल्व होगा। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करना शुरू करता है, कहां से, हमने नीचे से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका,
वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, बट उस ऑब्जेक्ट ने, हमने उसके ऊपर इतना फोर्स लगाया कि उस ऑब्जेक्ट ने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के एक सर्टेन हाइट तक गया। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, h, यानी कि जो हाइट होती है। लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो वहां उसके अंदर ग्रेविटी ऐड हो जाती है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन को हम मास इंटू ग्रेविटी भी तो लिख सकते हैं। तो हमने फोर्स की जगह क्या पुट कर दिया, मास इंटू ग्रेविटी। और जितना डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट कवर किया है, क्योंकि डाउनवर्ड टू अपवर्ड गया है, कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां ऐड क्या हुआ, हाइट जब ऐड हुई तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो जाएगा, h। तो W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, mgh। ये हमारी बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है एक सर्टेन हाइट तक तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाता है। इसके मतलब उसके पास कितना पोटेंशियल है, कितनी उसके पास एनर्जी स्टोर्ड है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर पाता है। ठीक है, अब बात करते थे, हमने शुरू में जो पॉइंट पढ़ा था वो था मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किससे मिलके बनी है, मैकेनिकल एनर्जी है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। बोला था हमने, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्यों है दोनों एनर्जी, हमने काइनेटिक एनर्जी प्रूव किया है 12mv² प्लस जो पोटेंशियल प्रूव किया है mgh इक्वल टू कांस्टेंट। अब जो ये कांस्टेंट वाली टर्म आती है कि हमने एनर्जी ऐड कर दी फिर भी ये कांस्टेंट क्यों है, उसका भी रीजन तुम्हें गिवन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज energy can neither be created nor be destroyed, it is only transfer one form to another form। जो एनर्जी होती है उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हमारी जो एनर्जी वो क्या रही, कांस्टेंट ही तो रही। जो उसकी मैग्नीट्यूड है, कोई भी चीज है तो वो क्या रही, कांस्टेंट रही, एंड वो हमारा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला वर्क करता है, अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है बट वो कांस्टेंट क्यों होती है, तो वहां जो रीजनिंग का क्वेश्चन अराइज होगा वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम अगर किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कोई भी चीज, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल में चेंज, साउंड एनर्जी, जैसे हम सिंपली मोबाइल पे बात करते हैं, हमने छोड़ा साउंड एनर्जी, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल, और वायर्स के थ्रू जब दूसरे तक पहुंचा तो दोबारा से कन्वर्ट हो गया साउंड एनर्जी के अंदर। तो जब इलेक्ट्रिकल साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, सिर्फ उसकी क्या चेंज हो जाती है, फॉर्म चेंज हो जाती है। तो यहां हम लिखेंगे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर, ये सिर्फ ट्रांसफर होती है वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। अंडरस्टूड? तो ये हमारा आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पावर। पावर क्या चीज होती है, आप वो देख लेते हैं। एंड द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल। क्योंकि जो एनर्जी होती है वो भी तो हम तभी स्पेंड करते हैं कि हमने वहां पे जो वर्क है उतना ही तो वर्क कर पाएंगे जितनी हमारे अंदर एनर्जी होती है। तो वर्क और एनर्जी दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पावर।
सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। 2 टाइप के पर्सन है, एक ज्यादा पावरफुल है, यानी कि एक ने 4 घंटे काम किया कॉन्टिन्यू, बट उसने एक दूसरे वाले ने 2 आवर्स काम किया। कोई भी जो वर्क है, एक ने 4 आवर्स किया, दूसरे वाले ने 2 आवर्स किया। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि जो उनकी कैपेसिटी है, जो पावरफुल पर्सन है, उसने ज्यादा वर्क किया, तो वर्क किया पर यूनिट टाइम, यानी कि जब कोई भी वर्क पर यूनिट टाइम 2 घंटे में इतना वर्क किया, एक ने उसी 2 घंटे में कम वर्क किया, तो वहां क्या बन जाएगा? वर्क पर यूनिट टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग एक पर्सन ने कितना वर्क किया वो उसकी पावर हो जाती है। सो पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्योंकि जब भी कोई तुम वर्क करते हो उसका कोई ना कोई रेट जरूर होता है। मान लिया हम मशीन ले लेते हैं, कोई भी मशीन क्या करती है, सबकी अपनी अपनी क्या होती है? पावर होती है कि इसके पास इतनी पावर है, ये इतना काम कर सकती है, इसके पास इतनी पावर है। कोई बैटरी लेके चलो कि 72% इसकी इतनी चलेगी, 22 इसकी इतनी चलेगी, कोई भी हो गई। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी वर्क का जो रेट होता है काम करने का, वो हमारी पावर होती है। तो पावर की क्या बन जाएगी? रेट ऑफ डूइंग वर्क। Rate of doing work is called power. So symbol of power is P W upon T. तो यहाँ क्या बन जाएगा? वर्क अपॉन टाइम बन जाएगा। और जो पावर होती है उसकी ऐसा यूनिट, यानी इसको मेजर किसमें करते हैं? पावर को वाट के अंदर। क्योंकि तुमने सुना भी होगा कि जब हम बल्ब वगैरह के बारे में बात करते हैं कि उसकी पावर कितनी है, तो कितना बोलते हैं? 100 वाट का है या 50 वाट का है। सो पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो वाट होती है। तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग उस पर्सन ने या मशीन ने या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कितना वर्क किया। आगे बात समझ। तो ये थी हमारी पावर, एनर्जी एंड वर्क के बारे में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। देखो, हम एनर्जी की जो सिंपल यूनिट है वो यूज करते हैं जूल, और उसके बाद जो पावर होती है उसको वॉट में कंसीडर करते हैं। कि कोई भी जो वैल्यूज होती है, हाउस होल्ड जितनी भी वैल्यूज होती है पावर की, वो वाट होती है। लेकिन जब कमर्शियल यानी कि बड़े फैक्ट्रीज वगैरह होती है, होटल्स बड़े बड़े होते हैं, तो वहां पे जो पावर होती है क्या वो वाट से कंसीडर की जा सकती है? नहीं, उसके लिए बिगर यूनिट की नीड होती है। बिगर यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर यानी कि 1 आवर के अंदर कितनी एनर्जी यूज की गई है 1000 जूल पर सेकंड के अकॉर्डिंग। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10⁻⁶ जूल। ये हमारी क्या बन जाएगी? जो कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है किसकी? पावर की, जो हम यूज करते हैं अपने कमर्शियल लेवल के ऊपर। अंडरस्टूड? सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सी यू अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।